स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए, हमने एक्सरसाइज 5 स्टार्ट कर दी थी, है ना। और इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, है ना। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। देखिए, मैंने एक रेखाखंड बनाया ए बी। अब आप देख के बता सकते हो कि भाई ये कितने सेंटीमीटर का होगा? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, एरर कर सकते हो ना, त्रुटि आ सकती है आपकी, समझ गए। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो देखिए, रूलर और डिवाइडर, देखिए रूलर क्या होता है कि जो वो ना मोटा होता है थोड़ा सा। तो जब आप किसी रेखाखंड की लंबाई मापते हो ना, तो वो आपकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं आ पाती है, आप अच्छे से उसको माप नहीं पाओगे, उसमें कुछ त्रुटि आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। और डिवाइडर क्या होता है भाई, आपके प्रकार के जैसा होता है, एकदम नुकीला होता है। तो उससे क्या है, आप एग्जैक्ट रेखाखंड की लंबाई नाप सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, रेखाखंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? देखिए कि आपने क्या किया, एक रेखाखंड बनाया ए बी, है ना। और ये बोल रहा है कि एक बिंदु सी लीजिए इस रेखाखंड में। मान लो यहाँ बिंदु मैंने सी ले लिया, तो ये बोल रहा है कि इनकी क्या करनी है, आपको लंबाई मापनी है। तो आप क्या करोगे, एक रेखाखंड बना लो और एक बिंदु सी ले लो अपने हिसाब से। तो आपको करना है कि आप एक स्केल से इनकी लंबाई माप के लिख लेना, ठीक है। अब आगे ये बोल रहा है कि क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। अगर ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी आपको करना है ना, तो सी बिंदु को ए बी के मध्य लेना पड़ेगा। समझ गए बात, कि जो सी बिंदु होगा वो ए बी रेखाखंड के मध्य में होगा, ठीक है। तभी क्या होगा, ए सी ये वाली प्लस सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हो कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। देखो, आपको तीन रेखाखंडों की लंबाइयाँ दी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा कि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है ना। आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी आपको एक रेखाखंड खींचना है, ए सी 8 सेंटीमीटर का है ना। और देखिए, आपको बी बिंदु लेना है, कहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे। तो ए बी बराबर कितना है, देखो 5 है, और बी सी बराबर कितना दे रखा है, 3। हो गया ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बी बिंदु है वो ए सी रेखाखंड के ऊपर स्थित है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। देखो डी का है, आप देखो डी ये रहा, है ना। और ए जी, ए से जी तक, तो देखो ए से जी तक आप अगर डी को मध्य बिंदु मान रहे हो ना, तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो कि ए से डी तक कितनी दूरी हो गई, 1 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई ए से डी तक, है ना। ऐसे डी से जी तक देखो 4 से 7 तक चली गई, यानी 3 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब है कि जो बिंदु डी है वो ए जी का मध्य बिंदु है। समझ गए बात, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी टी का मध्य बिंदु है। जांच कीजिए कि डी ए की रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। देखो कि बी अगर ए सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ए बी बराबर बी सी होगा, है ना। ऐसे ही देखिए, सी क्या है, रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, यानी बी और डी, और इसके बीच में सी हो गया, है ना। तो यहाँ से अपने को पता चला कि बी सी बराबर सी डी है। तो समीकरण 1 से देखो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। समझ गए बात। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजाओं की लंबाइयों की योग से सदैव बड़ा है। देखो ये जो बोल रहा है ना, सत्य बात है कि हाँ, कि किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। ये गलत लिखा है, तीसरी भुजा के योग से नहीं, यानी तीसरी भुजा के लंबाई से अधिक होता है। समझ गए। यानी अगर देखो यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, देखो 5.2 5.2 5.2, तीनों की भुजा सेम है ना। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया बिल्कुल बेसिक कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो देख लो यहाँ पे दो भुजाओं का आप योग देखो और तीसरी भुजा है, ठीक है।
समझ गए। ऐसे देखिए 17, 8 और 15। तो देखो 15 और 8 को जोड़ो आप, 15 और 8 को जोड़ोगे आप तो क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा ना 17। ठीक है, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 23 17 से ज़्यादा होता है। समझ गए। ऐसे देखिए अगली आकृति मैंने बना रखी है 9, 10, 15। तो आप 9 और 10 को जोड़ो कितना हो गया 19। अब देखो तीसरी भुजा कितनी है 15, इससे तो ज़्यादा है ही। यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए ये वाली हमारी एक्सरसाइज थी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम सकती है जब वह, देखो आपको बताना है कि घड़ी की सुई कितना घूमेगी। देखो मान लीजिए एक घड़ी बनाई हमने, पहला बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 से 9 तक पहुंचती है। तो देखो 3 का होता है कहीं यहाँ होता है 3 है ना, और 9 का होता है यहाँ पे। तो यहाँ से घूमती हुई सुई यहाँ पे पहुँचेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुई जब पूरा राउंड कर लेती है ना एक, तो उसमें 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, कितना घूम जाती है 360 डिग्री। अब देखिए आधा गुणन करिए इसमें, आधा गुणन का मतलब है 1/2। समझ गए, एक पूरा गुणन तो यहाँ तक हो जाता, यानी आधा गुणन किया यानी 1/2 गुणन किया, और 1/2 गुणन कितना होता है 2 त्रिभुज के बराबर होता है। 2 त्रिभुज का मतलब है कि 2 90-90 डिग्री के त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज, है ना। क्यों, क्योंकि आधे, देखो पूरे गुणन में 360 डिग्री चलती है, और हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आधा गुणन चली है, तो आधा गुणन में कितना चलेगी 360/2 यानी 180 डिग्री। और 180 डिग्री में देखो दो कोण हो जाते हैं 90-90 डिग्री के, यानी दो त्रिभुज की बात हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1/2 या 2 सही त्रिभुज। 4 से 7 तक पहुंचती है। अब देखो 4 से 7 तक पहुंचेगी ना तो उसमें 1/4 चलेगी। ऐसे ही 7 से 10 तक पहुंचती है तो उसमें भी 1/4 चलेगी। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए 7 यहाँ बसता है ना, और 10 कहीं यहाँ होता है ना। तो देखो 7 के बाद में 8, 9, 10 ये आ रहा है ना, तो ये कितना भाग है 1/4 भाग है इस पूरे भाग का, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी एक त्रिभुज। ऐसे आप बाकी के भी कर सकते हो। देखो 12 से 9 तक भी 3/4 होता है, 1 से 10 तक पहुँचती है 3/4, 6 से 3 तक पहुँचती है तो 3/4। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। देखो कि पहला अपने जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसके हिसाब से देखो कि मान लीजिए घड़ी है ना, 12 से यहाँ बजते हैं 12, तो यहाँ से स्टार्ट करिए घड़ी ने, और कितना घूम रही है 1/2। 1/2 का मतलब है कुछ यहाँ के रुक गई, और इसके बिल्कुल सिद्ध में, तो यहाँ कितने बजते हैं भाई 6, यानी वो 6 बजे आके रुकेगी। समझ गए। ऐसे अगला देखिए, 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। तो देखिए 2 यहाँ बजता है कहीं, तो 2 बज के और यहाँ पे गुणन करते हुए आधी दिशा में यहाँ पे पहुँच जाएगी किसके सिद्ध में, तो यहाँ कितने बजते हैं भाई 8। कितने बजते हैं 8। समझ गए बात। इसी टाइप से देखिए अगला भी कर सकते हो आप, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें तो 8 बजेगा। ऐसे आप डी भी कर सकते हो। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में 1/2 गुणन करें। देखो पूर्व की दिशा में गुणन करना है 1/2, तो मान लो आप यहाँ हो तो पूर्व दिशा कौन सी होती है ये होती है। ठीक है, पूर्व ये होती है, पश्चिम ये होती है, उत्तर ये होती है ऊपर की, और दक्षिण नीचे की होती है। तो आप पूर्व दिशा में इधर गुणन कर रहे हो, इसका मतलब आप किधर की साइड देख रहे होंगे, पूर्व में देख रहे होंगे, तभी तो आप ऐसे घूमोगे। समझ गए बात, है ना। देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ 4 दिशाएं होती है ना। ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। ये आपको याद रखना है, मतलब अपना सूर्य जो है ना इधर से उठता है और इधर अस्त हो जाता है। ठीक है भाई। अगला देखिए, पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 गुणन करें। तो भाई पूर्व की दिशा में आप देख के गुणन कर रहे हो तो मतलब पूर्व में देख रहे होंगे, है ना। पश्चिम की ओर देख के गुणन कर रहे हो मतलब इधर की साइड देख के ऐसे गुणन कर रहे हो, यानी पश्चिम में देख रहे होंगे। समझ गए बात, मतलब आप जिधर देख के गुणन कर रहे हो ना उसी दिशा में आप गुणन कर रहे होगे। समझ गए भाई। ऐसे तो तय कि अगर आप ऐसे पैदल चल रहे हो सीधे, तो जिस दिशा में आप चल रहे हो उसी दिशा में तो देख रहे होते हो, ऐसे थोड़ी होता है कि आप पीछे देख रहे हो। समझ गए बात, इसी टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुड़ गए। तो देखो ये बोल रहा है कि आप ऐसे हो और पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो, आप मतलब इधर आपका मुंह है
और आप घड़ी की दिशा में घूमते हुए यहाँ पहुँच गए, पूर्व पश्चिम उत्तर, यहाँ पहुँच गए आप घूम के, यहाँ वापस पहुँच गए, यहाँ हो आप पहले। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बना देता हूँ कि ये से बोल रहा है कि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हो, तो पूर्व इधर है ना, आप इधर मुँह करके खड़े हो। ठीक है, और आप घूमते हुए घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसे होती है, ऐसे घूमती है घड़ी, घूम के आप उत्तर में यहाँ पहुँच गए। तो आप कितना चलोगे, तो देख आप यहाँ से चले और यहाँ चल के आप यहाँ रुक गए, मतलब देखो आधा भाग यहाँ हो गया और 1/4 आप यहाँ चले गए, है ना। तो मतलब आप कितना भाग चल लिए, 3/4। समझ गए बात। ऐसे देखिए दक्षिण की ओर मुँह किए खड़े हो, तो देखो दक्षिण कहाँ होता है, यहाँ आप इधर की साइड मुँह करके खड़ी हो और घड़ी की दिशा में घूम के आप कहाँ पहुँच गए, पूर्व में, यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक। तो वही बात है कि आप यहाँ पे पहुँच जाते इसके सिर में, तो 180 डिग्री चल लेते, मतलब 1/2, और आप 1/4 और चल रहे हो, तो कितना टोटल चल लिया आप, 3/4। तभी तो आपने देखो ये 1/4 भाग छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे देखिए आप सी वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए आप 3 पर हो और कहाँ चले गए, 6 पे चले गए, तो देखो कितने समकोण हो गए, एक। तो आपको ये बात मैंने बताई थी कि एक पूरे इस घड़ी में ना जो 4 समकोण होते हैं, तो देखो आप एक ये चल लिए, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, तो आप कितना चलिए, एक समकोण। ठीक है, एक सही कोण जिसको बोलते हैं। 2 से 8 तक चलोगे आप, तो देखो 2 से 8 मतलब आप 2 पे कहीं यहाँ हो और 8 यहाँ पे आप चल लिए, यानी आपने कितना चल लिया, 180 डिग्री चल लिया। 180 डिग्री का मतलब है आपने 2 समकोण चल लिए, 2 सही कोण चल लिए। ठीक है भाई, ऐसे ही देखिए कि आप 2 से 8 तक ये हो गया अपना, 2 से 8 तक ये वाला तो वही है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि क्या आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम रहे हो। देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो, मतलब इधर आप देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आप इधर घूम गए पश्चिम की ओर, तो आप कितना चल लोगे, इतना ही तो चले यहाँ तक ही, तो एक कोण चले आप, एक सही कोण। ठीक है, ऐसे ही देखिए दूसरा है कि उत्तर की ओर देख रहे हो, मान लो उत्तर कहाँ है, यहाँ, यहाँ आप देख रहे हो इधर की साइड, और घड़ी के विपरीत दिशा, तो घड़ी इधर चलती है, तो आप इसके विपरीत दिशा में मतलब किधर की साइड, इधर की साइड चल रहे हो, इधर की साइड चल के और आप कहाँ पहुँच रहे हो, आप पूर्व तक, पूर्व की ओर, ये देखो ना, यहाँ तक आप पहुँच गए। तो कितने समकोण चल लिए, यहाँ पे अगर आप पहुँच जाते तो 2 समकोण हो जाते, 1 और 2, और इतना और चलिए, यानी आप 3 समकोण चल लिए। ठीक है भाई, कितने चल लिए आप, 3 समकोण। देख लीजिए बी का उत्तर तीर सही कोण। ऐसे ही देखिए अगला है कि आप पश्चिम की ओर देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, और पश्चिम की ओर घूम जाए, मतलब इसके पश्चिम की ओर आप घूम गए, मतलब यहाँ से आप घूम के वापस यहीं आ रहे हो पश्चिम पे, तो आप कितने कोण चल लोगे, 4 सही कोण। ठीक है भाई, ऐसे ही आप डी क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसका आंसर क्या आएगा, 2 सही कोण। अगला देखिए, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि आप प्रारंभ करें, कहाँ से प्रारंभ करें, 6 से और 1 समकोण घूम जाए। तो देखो ये 6 बजता है, आप यहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ घूम गया, 1 समकोण, 1 समकोण मतलब यहाँ घूम गए आप, यहाँ तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 9 पे पहुँच जाओगे ना, 9 ही बजता है यहाँ तो। ऐसे देखिए 8 से आप चले, 8 कहाँ होता है, यहाँ से चले और 2 पे चले गए आप, 2 पे चल के मतलब यहाँ चले गए आप, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, 2 समकोण घूम गए, सॉरी 2 समकोण घूमने का मतलब है एक तो इतना यहाँ हो गया और दूसरा समकोण ये हो गया, 2 समकोण घूम गए तो आप कितने पे पहुँच जाओगे भाई, 2 पे। ठीक है भाई, ऐसे ही देखिए तीसरा कि आप 10 से चलिए, 10 कहाँ होता है भाई, 10 कुछ यहाँ होता है ना, 10 से चलिए और 3 समकोण घूम गए, तो देखो यहाँ पे आप पहुँच जाओगे इसके सिर में, तो 2 समकोण हो गए और 1 समकोण और चलिए, 3 समकोण, 3 समकोण पहुँचने का मतलब है आप यहाँ पहुँच जाओगे, यानी 7 हो गए। ऐसे ही आप चौथा क्वेश्चन डी भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।